we are going to discuss the art and architecture of the post-modern period. So art in the post-modern period was predominantly religious. Two most important features concerning art and architecture of this period are the construction of stupas and development of regional schools of sculpture. सो आर्ट बहुत ज़्यादा फ्लरिश करती है और ख़ास तौर से रिलीजियस होती है, प्रीडोमिनेंटली रिलीजियस होती है, यानी अधिक तौर पर वो आर्ट जितनी भी हम देखते हैं पोस्ट मॉडर्न पीरियड की वो रिलीजियस है। दो इंपॉर्टेंट फीचर्स जो कि आर्ट और आर्किटेक्चर से रिलेटेड हैं वो है सबसे पहले कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपास और दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ रीजनल स्कूल्स ऑफ आर्ट, यानी अलग अलग रीजन्स में अलग अलग स्कूल ऑफ आर्ट्स डेवलप हो रहे हैं। आइडल्स ऑफ द बुद्धा वर कार्व्ड आउट फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस पीरियड। और गौतम बुद्ध के आइडल्स यानी कि उनके बुत जो हैं वो पहली बार इसी पीरियड में पत्थर में से कार्व करके निकाले जाते, तराश के निकाले जाते। Now on account of contact with the foreigners from northwest, a specific school of art called Gandhara school of art developed in this period. It was influenced to a great extent by the Greek style or art forms. सो क्या होता है कि जब हम देखते हैं कि फॉरेनर्स का कॉन्टैक्ट हो रहा है नॉर्थ वेस्ट के साथ, तो एक स्पेसिफिक स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप हो रहा है जिसका नाम है गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, और इसी पीरियड में वो डेवलप हो रहा है और काफ़ी हद तक, काफ़ी ज़्यादा अगर हम देखें तो काफ़ी हद तक वो इन्फ्लुएंस्ड है बाय द ग्रीक स्टाइल ऑफ आर्ट फॉर्म्स। ठीक है, नाउ द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डिस्कस इज द स्तूपास। व्हाट आर दे एंड व्हेन they are first found. So a stupa was a large hemispherical dome with a central chamber in which relics of the Buddha or some Buddhist monks were kept in a small casket. The base was surrounded by a path for clockwise circumambulation, pradakshina, enclosed by wooden railings which were later made in stone. Three prominent stupas of this period are at Bharhut and Sanchi, both in Madhya Pradesh, which were originally built by Ashoka but enlarged later, and Amravati and Nagarjunakonda, both in Andhra Pradesh. तो आप एक स्तूपा देख सकते हैं, क्या होता है ये? एक हेमीस्फेरिकल डोम होता है जिसके आसपास एक रेलिंग होती है। पहले ये लकड़ी का था, बाद में पत्थर का किया गया ज़्यादातर स्तूपास। तो ये रेलिंग पे प्रदक्षिणा करते हैं लोग, ठीक है, प्रदक्षिणा यानी चक्कर लगाने जो होते हैं ना वो। तो स्तूपा एक लार्ज हेमिस्फेरिकल डोम है जिसमें चैम्बर में रिलिक्स हैं बुद्धा की और कुछ बुद्धिस्ट मॉन्क्स भी हैं, छोटे से कास्केट में है। इसके अलावा जो बेस है उसमें उसके आसपास रास्ते बने हुए हैं। रास्ते जो हैं वो क्लॉकवाइज सर्कमएम्बुलेशन के लिए हैं, यानी कि प्रदक्षिणा के लिए हैं, जो कि वुडन रेलिंग से ढके हुए हैं और उसके बाद में उनको स्टोन से बनाया गया। थ्री प्रोमिनेंट स्तूपास जो कि हमें इस पीरियड में देखने को मिलते हैं वो बरहुत में है और सांची में है, ठीक है, एक तो जो कि मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा दूसरा जो अशोका ने बनाए थे बट बाद में उनको इनलार्ज किया गया यानी और बड़ा किया। उसके अलावा अमरावती और नागार्जुनाकोंडा में है जो कि आंध्र प्रदेश में है। नाउ the Barhut stupa is in its present form dates to the middle of the 2nd century BC. It is important for its sculptures. Its railings are made of red stone. 3 big stupas were constructed at Sanchi in this period. The biggest of the 3, which was built originally by Emperor Ashoka, was enlarged to twice its size, sometimes in the 2nd century BC. A number of stupas were also constructed in South India during this period, but none has survived in its entirety. The Amravati stupa, situated at Amravati in Andhra Pradesh, took its final shape sometime in the 2nd century AD. The sculptures on stupas are drawn on the themes based on Jataka and other Buddhist stories. सो हम ये देखते हैं कि जो बरहुत स्तूपा है जो कि 2nd सेंचुरी के मिडल में कहीं उसकी डेटिंग हम कर पाते हैं। सो ये इम्पॉर्टेंट था अपने स्कल्पचर्स के लिए। और इसकी जो रेलिंग है वो रेड स्टोन, लाल पत्थर की बनी हुई है और बड़े बड़े 3 स्तूपास सांची पे भी हैं, इसी पीरियड में बनाए गए। और जो बिगेस्ट है इसमें से वो ओरिजिनली अशोका एम्परर ने बनवाया था, उसको बाद में उसके साइज से डबल किया गया
और सेकेंड सेंचुरी में ऐसा किया गया। बहुत सारे स्तूपास को कंस्ट्रक्ट किया गया साउथ इंडिया में इस पीरियड के दौरान, लेकिन उनमें से कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाया। जो अमरावती का स्तूपा है जो कि अमरावती में है आंध्र प्रदेश में, वो अपना फाइनल शेप लेता है सेकेंड सेंचुरी एडी में। और जो स्कल्पचर्स हैं स्तूपास, जो स्कल्पचर्स हमें देखने को मिलते हैं स्तूपास पे, वो जाटका यानी जो कहानियाँ होती हैं उनकी थीम पर बनाए गए हैं और दूसरी बुद्धिस्ट स्टोरीज़ के थीम पर। ठीक है, इसके अलावा रॉक कट आर्किटेक्चर, स्कूल्स ऑफ स्कल्पचर आर्ट, इसमें 2 स्कूल हैं, मथुरा स्कूल और आपका द गंधारा स्कूल। इसके बाद में अमरावती स्कूल भी है। ठीक है, सो चलिए इसकी बात कर लेते हैं रॉक कट आर्किटेक्चर की। अपार्ट फ्रॉम द स्तूपास, दिस पीरियड ऑल्सो मार्क अ प्रोग्रेस इन रॉक कट आर्किटेक्चर। A large number of temples, halls, and places of residence for monks were cut out of the solid rocks near Pune and Nasik in Maharashtra under the Satavahanas. The place of worship generally had a shrine cell with a votive stupa placed in the center. This place was known as a chaitya, and the rock cut structure used as the residence for monks was called a vihara. स्तूपास के अलावा इस पीरियड में हम देखते हैं रॉक कट आर्किटेक्चर में भी काफ़ी ज़्यादा तरक्की हो रही है। एक बहुत सारे नंबर ऑफ टेम्पल्स हमें मिलते हैं, बहुत टेम्पल्स मिलते हैं, हॉल्स मिलते हैं, मॉन्क्स के प्लेस ऑफ रेजिडेंस मिलते हैं जिनको सॉलिड रॉक में से काट करके निकाला गया है। ठीक है, यानी तराश करके निकाला गया है। पुणे में मिलते हैं, नासिक में मिलते हैं, महाराष्ट्र में सत्तावाहना पीरियड में, सत्तावाहना के अंडर में। और जो प्लेस ऑफ वर्शिप है उसमें जनरली एक श्राइन सेल होता है जिसमें एक वोटिव स्तूपा होता है सेंटर में। इस प्लेस को कहते हैं चैत्य। और जो रॉक कट स्ट्रक्चर है जो एज अ रेजिडेंस फॉर मॉन्क यूज़ किया जा रहा है उसको कहते हैं विहार। ठीक है, अब हम स्कूल ऑफ स्कल्पचर आर्ट की अगर बात करें, सो द फर्स्ट सेंचुरी विटनेस द डिवीजन ऑफ बुद्धिज्म इन 2 पार्ट्स, हिनायान एंड महायान. Mahayan Buddhism encouraged Buddha's worship as a god in human form. As a result, a large number of Buddha images were built in different regions. There were 3 major schools of sculptural art which developed in this period. These were Mathura School of Art, Gandhara School of Art and Amravati School of Art. So first century में हम ये देखते हैं कि बुद्धिज़्म 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, हिनायान और महायान। हिनायान और महायान में डिवाइड होने के बाद महायान बुद्धिज़्म बुद्धा की वर्शिप को एज अ गॉड इन ह्यूमन फॉर्म, जैसे हम भगवान श्री राम की पूजा करते हैं, जैसे हम श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, वो ह्यूमन फॉर्म में हम उनकी पूजा कर रहे हैं, हम उनका आइडल बना के उनकी पूजा कर रहे हैं। उस तरीके की पूजा को महायान वाले इनकरेज करते हैं। ठीक है, कि हम गौतम बुद्ध की भी एक मूर्त बनाएंगे और उनकी हम पूजा करेंगे। सो ये महायान कॉन्सेप्ट है ऑफ द बुद्धिज़्म। तो वो ह्यूमन फॉर्म में उनकी वर्शिप करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि बहुत सारी बुद्धा इमेजेस अलग अलग रीजन्स में हमें देखने को मिलती हैं। 3 मेजर स्कूल ऑफ स्कल्पचर आर्ट हैं जो कि इस पीरियड में डेवलप होते हैं। ये है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट और अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट. If we talk about the Mathura school of art, so the most prominent contribution of the Mathura school to the contemporary art was the images of Buddha which were carved for the first time. Perhaps in this art form, the Mathura artists used local red stone with black spots to make the images. तो मोस्ट प्रोमिनेंट यानी सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट कंट्रीब्यूशन मथुरा स्कूल का कंटेम्प्रेरी आर्ट के लिए था वो इमेजेस जो उन्होंने बुद्धा की बनाई, जो कि फर्स्ट टाइम किसी पत्थर में से काट करके बनाई गई। मथुरा आर्टिस्ट लोकल रेड स्टोन को यूज़ करते थे जिस पे ब्लैक स्पॉट्स होते थे और वो इमेजेस बनाते थे। मथुरा हैज़ ऑल्सो यील्डेड लार्ज नंबर्स ऑफ sculptures of Jain deities besides the Ayagapatas or stone slabs to place objects of worship. The Brahminical influence on the art school of Mathura is also evident. During the Kushana period, a number of sculptures of Brahminical deities were carved, which included कार्तिकेय, विष्णु और कुबेर। कार्तिकेय, विष्णु, कुबेर। ठीक है, सो मथुरा आर्टिस्ट जो हैं वो लोकल रेड स्टोन को यूज़ कर रहे हैं जिस पे ब्लैक स्पॉट्स हैं और वो इमेजेस बना रहे हैं। मथुरा के पास लार्ज नंबर ऑफ स्कल्पचर्स हैं जैन डीटीज़ के और अयागापताज हैं या स्टोन स्लैब्स के अलावा वो मतलब अयागापताज या स्टोन स्लैब वो जगह जहाँ पे डीटीज़ को रखा जाएगा। सो ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस जो है आर्ट स्कूल ऑफ मथुरा पे वो भी हमें देखने को मिलता है। तो कुशाना पीरियड में बहुत सारे स्कल्पचर्स ब्राह्मणिकल डीटीज़ के भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे देवताओं के हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि कार्तिकेय का है, एक विष्णु का है, कुबेर का है। ठीक है, तो उस तरीके से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं दैट
there was also Brahminical influence. Now, talking about the Gandhara school of art. So, the Gandhara region was situated in the northwestern part of the Indian subcontinent. This region was successively ruled by the Greeks, Mauryas, Shungas, Shakas, and Kushanas for many centuries. The school. ओके, सो जो गंधारा रीजन है वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, और ये रीजन सक्सेसिवली ग्रीक्स, मौर्याज, शुंगाज, शाकाज और कुशानाज रूल कर रहे हैं काफ़ी सेंचुरीज तक. तो जो स्कूल ऑफ आर्ट है जो कि यहाँ पे डेवलप हुआ वो दिखाता है दैट इट वाज स्टार्टिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द क्रिश्चियन एरा. क्रिश्चियन एरा की शुरुआत में ये, यानी सी की शुरुआत में ये डेवलप हो रहा है. और वेरियसली इसको कहा जाता है ग्रेको रोमन, इंडो ग्रीक या ग्रेको बुद्धिस्ट. सो दिस इज़ परहैप्स बिकॉज दिस स्कूल हैज़ ऑल इन्फ्लुएंसेस रोमन, ग्रीक एंड इंडियन. यानी कि इस स्कूल ऑफ आर्ट में हमें रोमन इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलता है, हमें ग्रीक इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलता है, हमें इंडियन इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलता है. तो कहने का मतलब ये है कि इन्फ्लुएंस अलग अलग आइडियोलॉजी का यहाँ पर है. अब स्कल्पचर की जो थीम है वो प्रीडोमिनेंटली बुद्धिस्ट है, लेकिन इनका स्टाइल जो है वो ग्रीक है. ठीक है, इनका जो स्टाइल है वो कैसा है, वो ग्रीक है ना. और जो चीफ पेट्रन है गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट के वो है शाका और कुशाना. Now, the stone used for making idols of Buddha and Bodhisattva were predominantly blue-gray schist. Chief characteristics of Gandhara school of art lies in its beautiful portrayal of human figures with distinguished muscles of the body. Buddha is depicted with a garment draped in Greco-Roman fashion and with very curly hair. These beautiful images of the Buddha are ranked amongst the best piece of sculpture. ठीक है. सो जो स्टोन यूज़ किया गया है बुद्धा या बोधिसत्वा के आइडल्स बनाने के लिए, बुद्ध बनाने के लिए, वो प्रीडोमिनेंटली ब्लू ग्रे शिस्ट है. और चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट की है ब्यूटीफुल जो उनका पोर्ट्रेयल है ना ह्यूमन फिगर्स का, वो आपको मसल्स भी उसमें दिखाई दे रही है. मतलब आप सोचें कि अगर कोई स्कल्पचर आपको मसल्स एक करेक्ट प्रोपोर्शन में दिखा रहा है, बोन्स दिखा रहा है एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, सो वो कितना ज़्यादा रियलिस्टिक हो जाता है. दैट इज़ द थिंग दैट द मसल्स ऑफ द बॉडी वर वेरी मच विद द डिस्टिंग्विश्ड स्टाइल. एंड बुद्धा इज डिपिक्टेड विद अ गारमेंट ड्रेप्ड, एक कपड़ा है जो कि उनकी बॉडी पे लिपटा हुआ है, और उसकी जो ड्रेपिंग स्टाइल है वो ग्रेको रोमन फैशन की है, और उनके बहुत कर्ली हेयर हैं, बहुत कर्ली उनके बाल हैं. और ये जो ब्यूटीफुल इमेजेस हैं बुद्धा की, ये बेस्ट पीस ऑफ स्कल्पचर में से हैं. ठीक है. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट. The Amravati School of Art flourished in the region of Andhra Pradesh between the lower valley of rivers Krishna and Godavari. तो जो अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट है वो आंध्र प्रदेश के रीजन में डेवलप होता है, कृष्णा रिवर की लोअर वैली और गोदावरी रिवर की लोअर वैली में डेवलप होता है. ठीक है. और जो मेन पेट्रन है इस आर्ट फॉर्म के वो हैं आर्ट के सत्तावाहना, लेकिन ये बाद में भी चलती रही और इक्ष्वाकु रूलर्स ने भी इसे पेट्रोनाइज किया. ये आर्ट कही जाती है कि ये 150 BC और 350 AD के बीच में कहीं ये फ्लरिश हुई होगी. और जो स्कल्पचर्स हैं इस स्कूल के वो मेनली हमें रेलिंग्स पे, प्लिंथ पे या दूसरे पार्ट ऑफ स्तूपास पे देखने को मिलते हैं. जो थीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो है स्टोरीज़, जो कि गौतम बुद्ध की लाइफ से ली गई वो स्टोरीज़ का डिपिक्शन. एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक अमरावती स्कूल की वो है नैरेटिव आर्ट. नैरेटिव आर्ट यानी यू आर नैरेटिंग समथिंग थ्रू योर आर्ट फॉर्म. सो the medallions were carved in such a manner that they depict an incident in a natural way. For example, one medallion depicts a whole story of taming of an elephant by the Buddha. Another important figure of Amravati art is the use of white marble like stone to carve out the figure. There is prominence of human figures rather than of nature. तो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है नैरेटिव आर्ट, यानी आपको देखकर ऐसा लगेगा दैट देयर इज़ सम स्टोरी बिहाइंड, है ना. सो वो आपको जो फील आती है वो आपको अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट से आती है. और यहाँ पर हम देखते हैं एक टैमिंग ऑफ एन एलिफेंट की एक स्टोरी है बाय द बुद्धा, मतलब एक कहानी है टैमिंग ऑफ एन एलिफेंट बाय द बुद्धा. सो वो डिपिक्ट की गई है और वो काफ़ी नेचुरलिस्टिक है. ठीक है.
और ह्यूमन फिगर्स का काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंस है, नेचर का प्रोमिनेंस इतना नहीं है. कुछ क्वेश्चंस हैं. व्हाट वर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर, and what was a stupa, which were the prominent stupas of the postmodern period, and differentiate between a chaitya and a vihara, and name the schools of sculptural art that developed in postmodern period. What kind of stone was used in the Mathura school, and who were the chief patrons of Gandhara school of art. This is all. Okay, now we have early history of South India, the megalithic cultures of South India, the Sangam age. Then we have, after the Sangam age, what we have is postmodern development, then some in-text questions, then what have you learnt, then terminal questions, then answer to in-text questions, then we have, yeah, okay. Thank you for watching.